देखो, मेनली इस चैप्टर में हमें करना क्या है, थोड़ा-सा बेसिक मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूज़फुल चैप्टर है, थोड़ा-सा बड़ा चैप्टर है और जिसका वेटेज बोर्ड में भी काफ़ी है। एट द सेम टाइम वी हैव वेटेज इन नीट एग्ज़ाम आल्सो। मिनिमम 1 क्वेश्चन आना है, तो 3 क्वेश्चन तक इससे आते हैं। एवरेज 2 क्वेश्चन तुम ले सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जनरली हर नीट के पेपर में इससे। क्लियर? और रीज़न ये है वेटेज ज़्यादा होने का क्योंकि बड़ा भी चैप्टर है। एट द सेम टाइम थोड़ा-सा बोल सकते हो ट्रिकी चैप्टर है जिसे इक्विलिब्रियम था। क्लियर? जैसे इक्विलिब्रियम में बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, थोड़ा बड़ा चैप्टर भी था। सिमिलरली ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है और थोड़ा-सा ट्रिकी, थोड़ा-सा टफ चैप्टर है। तो इसलिए स्टार्टिंग से अच्छे से फोकस करना है हमें इस चैप्टर पर और मेनली ये चैप्टर यदि हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा ऑलमोस्ट सिलेबस एंडिंग पे आ जाएगा। फिर 2-3 छोटे-छोटे चैप्टर बचे हैं केमिस्ट्री के मेरे पोर्शन पर। इसके बाद हमारा बचा है सरफेस केमिस्ट्री, छोटा-सा चैप्टर है। सरफेस केमिस्ट्री के बाद इनऑर्गेनिक में तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कुछ बचा है। कुछ बचा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? किसी को कुछ ध्यान है? हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया है, ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया है, मेटलर्जी हो गया है। हुँ। हाँ, क्या बोल रहे हो वैभव? हाँ सर, सॉल्यूशंस वाला चैप्टर बाकी है। हाँ, सॉल्यूशन वाला चैप्टर बाकी है, दैट इज़ फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। तो आई थिंक बस ये 2 मेनली चैप्टर बचते हैं हमारे सरफेस केमिस्ट्री एंड दैट सॉल्यूशन। क्लियर? दोनों ही छोटे-छोटे चैप्टर हैं। सरफेस तो बहुत छोटा चैप्टर है, मुश्किल से 2 लेक्चर लगेंगे और सॉल्यूशन ज़रूर थोड़ा-सा मतलब शायद हमें स 6 से 8 लेक्चर लग जाएँ। चलो, बट हाँ, इसमें मुझे लगता है हमें मिनिमम 4 फिर 12-13 लेक्चर्स मिनिमम लगने हैं इसमें। या तो थोड़ा-सा फोकस करना, ऑलमोस्ट अब सिलेबस एंडिंग पे है, इसलिए मैंने लास्ट के लिए इसलिए छोड़ा था ताकि यदि ऑफलाइन क्लासेस हो जाती तो इसमें ऑफलाइन में ही मैं पढ़ाने वाला था। बट अभी हमें कुछ नहीं पता क्या होना है, क्या नहीं होना है। तुम्हारा सिलेबस एक बार का तो मान के चलो ऑनलाइन में खत्म होना ही है। इफ वी हैव वी आर गोइंग टू हैव ऑफलाइन क्लासेस फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, तो हम चीजें उसमें फिर रिवाइज करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। बट अगेन दिमाग में बिल्कुल ये लेके मत बैठना कि नहीं ऑफलाइन होगा तो हम अच्छे से करेंगे। हमें अच्छे से अभी करना है। ऑलरेडी 6-7 मंथ्स हो चुके हैं और आगे हमें नहीं पता कि ये 3 दिसंबर तक जाएगा, नवंबर तक जाएगा, मार्च तक जाएगा या मई तक जाएगा तुम्हारे एग्जाम। तो तुम्हें ये दिमाग में रखना है जो भी मोड चल रहा है हमें उसी में अच्छे से प्रिपरेशन करना है। क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन ये दिमाग में रखोगे तो ऐसा है कि जो टाइम है हाथ में वो भी चला जाएगा। और you have again enough time as of now to complete whole syllabus properly, to revise everything properly। हमारे पास enough time है, अच्छे से करना है। और इस बार का तुम्हें नीट का पेपर तुम्हें आइडिया लगा ही है कैसा पेपर था। तो पेपर was quite easy, कट ऑफ was quite high। क्लियर? तो हमें दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। हम ये नहीं सोच सकते कि पेपर इजी ही होना है। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, पेपर टफ भी होगा तब भी ठीक है। क्योंकि 2019 में भी पेपर इजी था, 2020 में उससे भी इजी पेपर था। बट 18 तक ऐसा नहीं था ना। 18 में फिजिक्स वाज क्वाइट टफ, फिजिकल केमिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन थे। तो हम कुछ बोल नहीं सकते हार्ड एंड फास्ट कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे टाइम पे क्या होगा कुछ नहीं पता। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इस बार पेपर इजी आया तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर वो इजी तो नहीं रहना है। तो जैसा भी लेवल हो, अब देखो इजी पेपर में डिफरेंस क्या आएगा, इजी पेपर में आएगा तुम्हें एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। हम चलो ये टॉपिक हमें अच्छा नहीं लग रहा है इसको छोड़ देते हैं, इस ऑप्शन पे नहीं जा सकते। क्लियर? और पेपर टफ होता है तो फिर सिचुएशन ये होती है कि हमें चीजें थोड़ी ज्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वैसे भी नीट का पेपर कितना भी टफ हो जाए मतलब वो फिर भी टफ उतना तो नहीं होगा कि तुम्हें बहुत डेप्थ तक जाना पड़ेगा। मतलब जेई मेन लेवल पे भी नहीं जाएगा, ये भी पक्का है। उस लेवल तक भी नहीं जाएगा नीट का पेपर। और रीजन उसका ये जेई मेन में 25 क्वेश्चन आते हैं 60 मिनट्स में, तुम्हें 45 क्वेश्चन 45 मिनट्स। तो जो टाइम लिमिट है तुम्हारे पास वो डेफिनेटली 1 मिनट में एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टफ वैसे भी नहीं बना सकते। इजी वेरी इजी ये दो जनरली पैटर्न रहता है। क्लियर? बट हाँ, यदि हमने टॉपिक ही नहीं समझा है, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा है, तो फिर पेपर कैसा भी हो हमारे लिए टफ ही रहेगा। तो सारे टॉपिक्स कवर करने फर्स्ट थिंग, हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। सेकंड, हमें कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझ में आना चाहिए। केमिस्ट्री स्पेशली लेक्चर नोट्स और एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इन विच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फिर भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता एनसीईआरटी का। बट इनऑर्गेनिक के में एक एक पॉइंट एनसीईआरटी के लेक्चर नोट्स में मैंने लिखा है अब तक और कुछ हाईलाइट करवाए। इवन कुछ छूट भी गया है तो जब
जब भी हम रिवीजन कर रहे होंगे तब मैं उसमें से करा दूंगा। लाइक मेटलर्जी हम एनसीईआरटी में नहीं देखा था, कोऑर्डिनेशन नहीं देखा था, तो जो पार्ट एनसीईआरटी से नहीं किया वो भी हम कर लेंगे। क्लियर? इनऑर्गेनिक में मैं एक भी पॉइंट एनसीईआरटी का नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ना है। लेक्चर नोट्स इज डेफिनेटली बेसिक थिंग, लेक्चर नोट्स में ही हमें एनसीईआरटी के नोट्स बना लें। जो कुछ चैप्टर्स मैंने 11th में एनसीईआरटी में ही हाईलाइट करवाए थे उनके पास में लिखा था तो ठीक है, बट यदि अभी लेक्चर नोट्स बनाए तो फिर ऐसा तुम आधा आधा काम मत करना कि कुछ एनसीईआरटी में कुछ इसमें, लास्ट डे तुम्हें ही नहीं पता लगेगा कि हमें करना क्या है। तो डेफिनेटली इट इज बेटर टू राइट एवरीथिंग इन लेक्चर नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। तो छूट गया है बाय चांस, जब पढ़ रहे हो एनसीईआरटी तो उसे लेक्चर नोट्स में लिख लो, पहले हाईलाइट कर लो पूरे चैप्टर के, फिर एक साथ लिखो जैसा हमने किया है अभी पी ब्लॉक में चारों ग्रुप के। पहले हमने लेक्चर नोट्स बना लिए, फिर उसमें अकरेंस यूजेस देख लिए, वो एनसीईआरटी में लिख लिए, सॉरी एनसीईआरटी से लेक्चर नोट्स में लिख लिए। चलो, it deals with the interconversion of electrical energy and chemical energy। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जो हमारे आसपास जहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज आती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यूज आते हैं। यदि हम हमारे पास ही देखें एकदम क्लोज, हमारे मोबाइल की बैटरी, लेड कैडमियम बैटरी जनरली वो होती है, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दोनों में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? जब तुम अभी यूज कर रहे हो अपने मोबाइल की बैटरी, जो बच्चे मोबाइल से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जो लैपटॉप से अटेंड कर रहे हैं, उसमें कुछ बैटरी है, जब तुम यूज कर रहे हो there are some chemical changes going on in this battery and they are transferring electrons, they are transferring electric current, they are generating electric current। तो केमिकल रिएक्शन के हेल्प से वो जनरेट हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रही है। जब तुम उसे चार्जिंग पे लगा दोगे, हम उसको इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? केमिकल एनर्जी में, केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने में। मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं, कैडमियम इज कन्वर्टिंग इनटू Cd2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। पहले कैडमियम Cd2 प्लस में कन्वर्ट हो गया है एंड इट इज ट्रांसफरिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये डिस्चार्जिंग हो गई। ड्यूरिंग चार्जिंग यू आर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्ट, करंट बाहर से सप्लाई कर रहे हो, इस रिएक्शन को वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आ रहे हो। तो ये डिस्चार्जिंग तुमने करे, उसको चार्ज किया, वापस से बैकवर्ड लेके आए, फिर डिस्चार्जिंग चार्जिंग, ये प्रोसेस चलता रहता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल था, हम देखेंगे एग्जैक्ट रिएक्शन भी क्या होंगी इसमें। तो एक मोबाइल की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी, ये एग्जांपल हो गए, ये रिवर्सिबल चेंज हो गए। कुछ इरिवर्सिबल चेंज के भी एग्जांपल लेता हूँ, पेंसिल सेल, जो जनरली जो वॉश होती हैं, दीवार पे लगी होती हैं, उनमें जो पेंसिल सेल लगता है, उसमें सिर्फ केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जनरली दे आर नॉट चार्जेबल सेल्स, अभी चार्जेबल सेल्स भी आते हैं बट जनरली वो चार्जेबल नहीं होते हैं, उसमें रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है। कुछ मैसेज है, एक मिनट। कौस्तुभ का सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर, ये मैसेज था कौस्तुभ का 9:45 है अभी है। क्या किसी और को भी ऐसा फील हो रहा है मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? अनुष्का, अपूर्वा, आशुतोष, ईशा, हर्षिता, जयंत, Yes, प्लीज sir. रिस्पॉन्ड। ऑडिबल सर। Sir, Yes, clear है. क्लियर है सर। ठीक है, तो कौस्तुभ आई डोंट थिंक कि मेरे एंड पे कुछ इशू है, एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम माय एंड। सब भी है क्लियर, पहले पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, जैसे कभी कभी तुम्हें क्लियर नहीं आए तो रिजॉइन करके देख लिया करो एक बार। फिर मीट का आंसर सर 11th रिवाइज नहीं हो रहा है, कैसे करें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने में तब जा रहा है। मीट मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें मैसेज पे रिप्लाई करूंगा इस चीज का कि क्या करना है बाद में, लेक्चर के बाद। चलो, ये कुछ हमने एग्जांपल्स देखे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के। क्लियर? और भी मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज आता है। हमारे टू व्हीलर की बैटरीज, जिससे हम ऑन करते हैं, जिससे हॉर्न बजता है, जिससे लाइट जलती है, दे आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। वो भी चार्जेबल होती हैं, दोनों तरफ रिएक्शंस होती हैं। क्लियर? चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहती है। कार की बैटरीज, उसमें ये होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे आसपास जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? डेली रूटीन में। ओके, तो मेनली वी नीड टू सी इंटरकन्वर्जन, कैसे इंटरकन्वर्जन होता है, कैसे उनका वोल्टेज क्रिएट होता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस वो जनरेट कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें देखना है। एंड दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। कॉपी किया इतना जो बोर्ड पे लिखा है? इज इट डन? यस सर। यस
देखो, this chapter is mainly divided in two parts, electrochemical cells and the second is conductance. सेकंड जो कंडक्टेंस है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली हम तीन पार्ट में से पढ़ने वाले हैं, वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस। कुछ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होंगी एंड वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट certain electrical energy, certain current, certain power, some potential difference from the system. So galvanic cell और voltaic cell, electricity is generated. इलेक्ट्रोलिसिस जो हमने परफॉर्म किया था मेटलर्जी में, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी दैट वी आर सप्लाइंग वी नीड टू परफॉर्म सर्टेन रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस परफॉर्म की जा रही हैं उनके हेल्प से। तो इलेक्ट्रोलिसिस में रिएक्शंस परफॉर्म होंगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होंगी और केमिकल रिएक्शन खुद से होगी। इसमें खुद से नहीं हो रही है, हमने जब सप्लाई की तब होगी। तो एक में फर्स्ट केस केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, second case electrical energy converted into chemical energy, and the third case conductance। इन दोनों को परफॉर्म करने में जो सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें कंडक्टेंस कैसे चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, डिफरेंट फैक्टर्स चेक करेंगे, कंडक्टेंस इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि डेफिनेटली जब चार्ज ट्रांसफर होगा इस फैक्टर का बहुत फर्क पड़ेगा सॉरी, कि कितना कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कितना रेजिस्टेंस है, कितना करंट हमें एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं, कितना ड्यूरिंग द प्रोसेस कंज्यूम हो गया है, क्लियर। तो लॉस कितना है, ये सब कुछ हमें इस पार्ट में पता लगेगा। तो तीन पार्ट हम सेपरेटली देखने वाले हैं, 1 2 3, तीनों से ही क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर। हम यहाँ पर वोल्टाइक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोथ आर सेम, मैं लिख देता हूँ, दोनों ही नाम लिख देता हूँ। दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इससे स्टार्ट करेंगे हम। ऐसे कॉलम बना लो तुम यहीं पर दो, वही दो कॉलम, फर्स्ट पॉइंट
कॉपी करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। सर बोलो। वोल्टेलिक सेल में दूसरा पॉइंट क्या है सर? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके सर। Electric current is produced with the help of chemical reaction. First and second point both are similar. एक ही बात है ना, हम ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है या केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक ही बात है। Chemical reactions are performed using electricity or electric current. Either we can say electrical energy converted into chemical energy. तो एक ही बात है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट से दो अलग अलग तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तभी रिएक्शन खुद से होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। रिएक्शन खुद से नहीं हो रहा है, वी नीड टू सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट टू परफॉर्म दिस केमिकल रिएक्शन। तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। एनोड कैथोड पर आ जाते हैं हम। अच्छा, इसको कैसे याद रखना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट चैप्टर 11, हमने कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल एज्यूम किया था ना। इलेक्ट्रिसिटी 10,000 वोल्ट हम एक्सटर्नल सप्लाई कर रहे थे एंड कैथोड पे से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे, वो नेगेटिव टर्मिनल था। तो ऐसे याद रखो, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है तो कैथोड नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे ले लो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। एक कोई भी याद रख लो, ये याद होगा इसका अपोजिट, ये नोड पॉजिटिव तो ये नोड नेगेटिव पॉजिटिव। इज दैट ओके? क्लियर है? भव्या, दितिक्षा, खुशी, क्रांति? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मोहनीश, मृदुल? Yes, sir. Yes, sir. कल्याण कॉपी रब कर दूं मैं इसे? Yes, sir. देखो, पहले मैंने दोनों को डिफरेंशिएट किया है। नाउ वी हैव वन कॉमन थिंग बिटवीन दिस वोल्टाइक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें जो कॉमन पॉइंट है वो ये है, इन बोथ वोल्टाइक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड
is the electrode at which oxidation takes place. Cathode is the electrode at which reduction reaction takes place. एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन. दोनों ही केस में ये कॉमन है, इसलिए डिफरेंशिएशन में नहीं लिखाया था. सिद्धेश का मैसेज रिपीट कीजिए सर. को क्या रिपीट करना है सिद्धेश, बताओ. सर एनोड और कैथोड को समझा नहीं सर. मतलब ये लास्ट वाला पॉइंट, फोर्थ वाला, या पूरा ही क्या? लास्ट वाला सर. देखो, एनोड कैथोड पर क्या चार्ज होगा, ये तो फैक्ट है, मतलब जो हमें ध्यान रखना है. क्लियर? बट कैसे याद रखना है ये मैंने एक्सप्लेन किया था. कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, हम इलेक्ट्रिसिटी बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बाहर से सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. कैथोड उसमें नेगेटिव टर्मिनल था, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल आ गया. ये नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. इसका जस्ट अपोजिट ही होगा. ये डिफरेंशिएशन में लिखा है, तो ये एनोड पॉजिटिव, तो ये एनोड नेगेटिव. ये कैथोड नेगेटिव, तो ये कैथोड पॉजिटिव. एक याद रखोगे तो फिर चेंज करते चले जाना है सब. इज दैट ओके नाउ? हाँ सर. चलो मुझे वो डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर ऊपर से स्टार्ट करना होगा. ये कॉपी हो गया है. एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच oxidation takes place in both voltaic and electrolytic cells. Cathode always reduction takes place in both type of cells, voltaic cell हो चाहे electrolytic cell. Now we are starting with the first cell, voltaic और galvanic cell. Both are same, confuse मत होना, एक भी नाम लिखा हो कहीं भी तो.
देखो ये डायग्राम तो मैं ड्रॉ करना है, बट पहले सुन लो फिर एक साथ ड्रॉ कर लेना। अभी मुझे और भी चीजें इसमें बतानी है। एनोड, it is by convention we need to draw anode left side, cathode right side। इसमें दो अलग अलग वेसल में एनोड और कैथोड हमने यूज किए हैं। यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा ना, उसमें एक ही वेसल में हम यूज कर लेते हैं। इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा बाद में क्यों दो वेसल की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। एनोड का चार्ज क्या होता है? एनोड नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है इस केस में। वोल्टाइक सेल में क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अभी हमने लिखा था एंड कैथोड इज पॉजिटिव। क्लियर? सो एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। क्लियर? तो ये कुछ यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। इस एग्जांपल में जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है, इसमें मैंने कॉपर ले लिया है कैथोड को और एनोड लिया है जिंक। क्लियर? तो यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। जिंक इज एनोड, कॉपर इज कैथोड। क्लियर? ये वायर है जिसके थ्रू करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। ये कुछ गैल्वेनोमीटर है जो करंट को डिटेक्ट करेगा सर्किट में। अब मुझे देख के बताओ, ये यहाँ पर रिएक्शन होगा। सबसे पहले एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो जो जिंक के Zn इलेक्ट्रोड है, इट कन्वर्ट्स इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये कुछ अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन लूज किए ना जिंक ने, ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और जिंक खुद डिसॉल्व हो जाएगा Zn2 प्लस एक्वस के फॉर्म में। तो अपने दो इलेक्ट्रॉन उसने इस इलेक्ट्रोड को दे दिए, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज आ गया है। क्या यहाँ पर Cu2 प्लस जो प्रेजेंट है CuSO4 से जो आया है, दिस Cu2 प्लस विल गो टू दिस कैथोड। वो इस कैथोड पे जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। बिकॉज ऑफ दिस Cu2 प्लस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। और ये दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से मूव करके यहाँ पर आएंगे, उन्हें एक्सेप्ट करेगा। तो बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। Cu2 प्लस इसके पास चला गया, इसको पॉजिटिव क्रिएट किया ताकि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सके, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके। So the flow of electron will be this, anode to cathode. Clear? If we talk about flow of electric current, flow of electric current का just opposite direction होगा. This is the direction of flow of current. हमें पता है ना, नेगेटिव चार्ज का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है करंट का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन, करंट के फ्लो का डायरेक्शन। चलो मुझे अब ये बताओ, क्या इसमें कुछ गलत लग रहा है इस डायग्राम में, या तुम इससे कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाओ? और समथिंग इज रॉन्ग हियर, कुछ मिसिंग है। सर वो कंप्लीट नहीं ना सर्किट। एक मिनट तुम रुको, क्योंकि तुमने शायद एक बार देखा हुआ है इसलिए। रिद्धि, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस डायग्राम? क्या गलत लग रहा है इस डायग्राम में? सर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर सकते ना? व्हाई? इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगा सर इसमें? जैसे तुम पूछ रही हो या बता रही हो? मैंने क्वेश्चन पूछा कि इस डायग्राम में कुछ गलत लग रहा है क्या? इस डायग्राम में गलत ये है, यदि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फ्लो करंट इन अ ओपन लूप, in an open circuit. We must have a closed circuit to flow the electric current. तो यहाँ से यहाँ पर एक सर्किट क्लोज होना चाहिए। तो in order to close the circuit, we have to use salt bridge here. यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है और इनके बीच में एक ब्रिज लगाया जाता है। And inside this bridge, we have concentrated salt in the semi-solid form. और इसलिए इसे salt bridge कह दिया जाता है। This is called salt bridge. तो यार ये सर्किट को कंप्लीट करता है। अब क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हुए, क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे सॉल्ट ब्रिज से? नहीं, इस सॉल्ट ब्रिज में कुछ आयंस होते हैं, सॉल्ट होते हैं। लेट्स से KNO3 ले लेते हैं हम, K+ NO3-। क्लियर? जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे गया, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये नाइट्रेट आयन का मूवमेंट होगा,
इस डायरेक्शन में और K प्लस का मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट है, पॉजिटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, नेगेटिव आयन विल मूव टुवर्ड्स द एनोड, ताकि नेगेटिव का फ्लो ऐसा मेंटेन रहे, पॉजिटिव का फ्लो का डायरेक्शन मेंटेन रहे। क्लियर? तो सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज को बोलते हैं इनर सर्किट, सर्किट कंप्लीट करता है, ये आउटर सर्किट। इनर सर्किट, आउटर सर्किट। फ्लो ऑफ करंट, और यहां पे देखोगे तो फ्लो ऑफ करंट कुछ ये रहेगा। सर्किट कंप्लीट हो गई। नाउ यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। इस डायग्राम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें यहाँ से। मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछता हूँ, पहले कॉपी कर लो। सब कुछ लिखना है जितना बोर्ड पे लिखना है। चलो, हो गया है कॉपी इतना? सर 2 मिनट रुकिए इससे। ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल था वो था डेनियल सेल। डेनियल सेल मींस जिंक ZnSO4 कॉपर कॉपर CuSO4, इसे डेनियल सेल कहा जाता है, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। देखो कुछ क्वेश्चंस जो इस पर फ्रेम होते हैं डायग्राम पर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? ऑप्शंस आ सकते हैं, कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड। क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? अनिकेत, अनुष्का, अपूर्वा, एनी वन ऑफ यू? अनिकेत, अनुष्का, अपूर्वा।
तीनों अनम्यूट तो करो एटलीस्ट, मैं बोल रहा हूँ सब। नरेश क्या होगा इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का? सर कैथोड टू एनोड। पक्का? हाँ सर। किसी और का कोई आंसर इसके अलावा, कैथोड टू एनोड के अलावा? हाँ सर, वो सॉल्ट ब्रिज में एनोड से कैथोड जा रहा है ना। एग्जैक्टली, द करंट तो पूरा सर्कुलर जा रहा है। फ्लो ऑफ करंट इवन लिखा हुआ भी है बोर्ड पर। तो जब मैंने पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कैथोड टू एनोड इन आउटर सर्किट एंड एनोड टू कैथोड इन सॉल्ट ब्रिज और इनर सर्किट। दिस इज कंप्लीट आंसर। क्लियर? ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सब करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, दो सर्कल कंप्लीट हो रहा है ना, इवन लिखा हुआ भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो मिस कर देते हैं काफी बार। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? तो इसका आंसर तुम लिखोगे कैथोड टू एनोड इन आउटर सर्किट, एनोड टू कैथोड इन इनर सर्किट और सॉल्ट ब्रिज। करंट सर इज देयर। यस। सर फिर एक बार बताइए क्वेश्चन 1। सर क्वेश्चन बोल रहे 1 हैं? फिर एक बार बताइए सर, वो क्वेश्चन 1 का आंसर आपने क्या बोला वैसे? Answer is cathode to anode in outer circuit, anode to cathode in inner circuit. सेकंड का आंसर क्या होगा? करंट इज देयर ड्यू टू व्हाट? किसके करंट है यहाँ पर? कौस्तुभ क्या होगा इसका आंसर? Due to flow of electron. पक्का? आयंस फ्लो नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो। And ions in salt bridge. Due to flow of electrons in the outer circuit and due to flow of ions in the inner circuit. Inner circuit में ions flow हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर फ्रेम होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा कैथोड टू एनोड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ आयंस? आयंस के फ्लो का डायरेक्शन क्या है? तो आयंस के फ्लो का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव आयन सॉल्ट ब्रिज टू कैथोड, नेगेटिव आयन सॉल्ट ब्रिज टू एनोड। ये आंसर होगा। तो बेसिकली इस डायग्राम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इससे काफी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है सभी को भी? ये पॉइंट तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सर सेकंड वाला समझा नहीं है। करंट का ये करंट इज देयर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सर्किट एंड फ्लो ऑफ आयंस K प्लस NO3 माइनस, जो इसमें एग्जांपल में लिया गया है, फ्लो ऑफ आयंस इन द इनर सर्किट। आयंस फ्लो रहे हैं इनर सर्किट में, क्योंकि करंट थोड़ी आ रहा है यहाँ पर, सॉरी करंट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। जो करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ आयंस, बिकॉज ऑफ चार्ज कैटायन इन एनायन, पॉजिटिव कैटायन इन नेगेटिव एनायन। इज दैट ओके नाउ? क्या मैं अभी रब कर दूं इसे? रिएक्शंस एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, Zn solid, Zn2 plus aqueous plus 2 electron. At cathode, reduction reaction takes place. Overall reaction बैलेंस करके 8 कर देते हैं,
टू इलेक्ट्रॉन बाय चांस ऑलरेडी बैलेंस है, रिप्रेजेंटेशन चलो 1 मिनट सुन लो फिर एक साथ कॉपी कर लेना। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है कॉपर 2+ का। दोनों रिएक्शन को ऐड किया, ओवरऑल रिएक्शन ZnCu2+ gives Zn2+ and Cu। बाय चांस से बैलेंस था 2 and 2 इलेक्ट्रॉन। इफ यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन हियर 3 इलेक्ट्रॉन हियर तो फिर 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन करना पड़ता ना हमें। इसमें एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ व्हाई वी आर राइटिंग दिस रिवर्सिबल साइन, क्या सिग्निफिकेंस होता है इसका? ये जो मैंने डबल एरो बनाया इसका मीनिंग क्या होगा? प्रतीक क्या होगा इसका मीनिंग? सर वो प्रतीक हाँ सर, वो इक्विलिब्रियम में हो गए क्योंकि चेंज हो सकता है आयन एक्सचेंज। अगेन ये थोड़ा सा फिर हम यहाँ पे ये मतलब इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, हम थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट करते हैं। This sign represent reversible reaction that does not means equilibrium reaction. This is definite, only reversible reaction can achieve equilibrium. But क्या हर reversible reaction हर टाइम पे equilibrium में होगी? नहीं। ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी आ सकती है। That's it. क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में इससे रिप्रेजेंट होता है? नो। इक्विलिब्रियम आने में कुछ टाइम लगता है, तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा इन रिएक्शंस का, उस टाइम पर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो रहा होगा वो जीरो हो जाएगा। अब रिएक्शन ना नेट फॉरवर्ड जाएगी ना नेट बैकवर्ड आएगी। यदि नेट रिएक्शन ना फॉरवर्ड जा रही है ना बैकवर्ड आ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस ही नहीं होगा, लॉस और गेन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, तो करंट ही जनरेट नहीं होगा। क्लियर? So this sign represents reversible, means reaction can proceed in both the direction. That does not mean reaction is in equilibrium. It can proceed in both the direction. इसका मतलब ये होता है। Clear? This is the sign for reversible, not for equilibrium. हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शंस ही इक्विलिब्रियम अचीव करती है, दैट इज ओके। बट अभी इक्विलिब्रियम में नो, इक्विलिब्रियम में हो गया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ही नहीं होता है। जब रिएक्शन जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही बैकवर्ड आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन नेट फ्लो जीरो। इज दैट ओके प्रतीक? यस सर। रिप्रेजेंटेशन बाय कन्वेंशन, लेफ्ट मोस्ट वी नीड टू राइट एनोड। यहाँ पे जिंक एनोड था, इस एग्जांपल में जिंक को कर दिया। राइट मोस्ट वी नीड टू राइट कैथोड, कॉपर था कॉपर लिख दिया। डबल बार रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज, और ये जो सिंगल बार है ये सॉलिड है एक्वस है, दो डिफरेंट फेज को सेपरेट करने के लिए। एक सॉलिड एक लिक्विड या एक कुछ और फॉर्म में गैस होता तो हम बार लगा देते हैं। इफ बोथ आर इन एक्वस फॉर्म तो हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, जनरली बार से नहीं करते। तो सिंगल बार दो फेज को सेपरेट कर रहा है, डबल बार दो हाफ सेल को सेपरेट कर रहा है, मतलब सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हम और भी इंफॉर्मेशन लिख सकते थे। कॉपर 2+ कहां से आया? CuSO4 लिख सकते हैं। Zn2+ कहां से आया? ZnSO4, हम ZnSO4 लिख सकते हैं। हम इनका कंसंट्रेशन भी मेंशन कर सकते हैं इवन। क्लियर? तो इससे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, एकदम बेसिक रिप्रेजेंटेशन। लेफ्ट मोस्ट एनोड, राइट मोस्ट कैथोड, नियर द सॉल्ट ब्रिज वी नीड टू राइट आयन। आयंस शुड बी नियर टू सॉल्ट ब्रिज। कभी भी आयंस पहले नहीं आएंगे ना, हमेशा सॉल्ट ब्रिज के पास में ही आएंगे। चलो इतना ठीक है। ये राइट मोस्ट लिखा है ना, थोड़ा सा कट गया, वो नहीं दिखता है, राइट साइड।
सर तो पूरे पूरे रिएक्शन में एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि वो इक्विलिब्रियम में होगा। हाँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो इक्विलिब्रियम में होगा। और अब मुझे बताओ, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया मतलब नेट करंट जीरो, तो वो टाइम कौन सा होगा? जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। जब तुम्हारा मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया मतलब वो अब इक्विलिब्रियम में आ गया है। इक्विलिब्रियम में आ गया, अब करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। पेंसिल सेल जहां पे खत्म हो गया वो इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब उसकी चार्जिंग पूरी डिस्चार्ज हो चुका है वो। समझ में आया? अब तुम उसको वापस से इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट करोगे, एक्सटर्नल करंट दोगे और इस रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाओगे, दोनों रिएक्शन को तुम उसे चार्ज करोगे, फिर वो चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज करोगे, तो ये प्रोसेस तुम रिपीट करते रहोगे। तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? व्हेन 100% डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस। इज इट ओके? हाँ सर। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल नहीं होती हैं। जो रिवर्सिबल नहीं होगी उसमें चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं हम सॉल्ट ब्रिज पर। थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज को समझते हैं, क्या है ये। सॉल्ट ब्रिज में जो कंटेंट होता है वो होता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट ले लेते हैं जनरली, सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगार जेली एक सेमी सॉलिड जेली, सेमी सॉलिड फॉर्म होता है। ये क्यों यूज करते हैं? सो दैट दिस बोथ कॉम्बिनेशन विल कन्वर्ट इनटू अ सेमी सॉलिड फेज। वहां पे ना सॉलिड होना चाहिए ना लिक्विड होना चाहिए, इट शुड बी सेमी सॉलिड फेज। क्लियर? जैसा टूथपेस्ट होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में। अच्छा, टूथपेस्ट को मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। इसमें ये एक वेसल है, इसमें मैंने लिक्विड रखा, लिक्विड को मैंने ऐसा टिल्ट कर दिया, पूरा का पूरा लिक्विड बाहर आ जाएगा। मैंने इसमें सॉलिड रखा, जो भी रखा हुआ है, तो इसको टिल्ट किया, सॉलिड बाहर नहीं आएगा। अब मैंने सेमी सॉलिड रखा है, तो सेमी सॉलिड का मूवमेंट होगा बट नॉट इन दैट मच इन कंपैरिजन टू लिक्विड फेज। ना जीरो मूवमेंट ना 100% मूवमेंट, तो दोनों के बीच में आ जाएगा, विच इज अवर रिक्वायरमेंट। जो आयंस है ना सॉल्ट ब्रिज से, वो स्लो मूव करने चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही मूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत फास्ट मूव कर गए। यदि फास्ट मूव कर गए सॉल्ट ब्रिज में, सॉल्ट खत्म तो क्या होगा? सर्किट फिर से इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो हमें सर्किट को कंप्लीट रखना है फॉर द लॉन्गर टाइम, वो धीरे धीरे लॉन्ग टाइम तक मूव करते रहे जब जितनी रिक्वायरमेंट आए। इज दैट ओके? क्यों सॉल्ट ब्रिज में सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है? इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो एज पर अवर रिक्वायरमेंट। जेई एडवांस में 2016 में एक क्वेश्चन था, फर्स्ट लेक्चर में कराया जाता है। पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था एडवांस में, और वो क्वेश्चन था फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। 4 ऑप्शन दे रखे थे, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट था, 2 ऑप्शन करेक्ट थे, जो क्लास में लिखाए जाते हैं हमेशा। क्लियर? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, पहला फंक्शन सभी को पता है, टू कंप्लीट द सर्किट इन order to complete the circuit in order to maintain flow of electric current, ताकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहे। जो मेन यूज था इसका, मेजर यूज था, इसके कुछ और यूज हैं।
सेकेंड पॉइंट लिख लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ कंपार्टमेंट, एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल, and to avoid junction potential. To maintain electrical neutrality in both the compartment, देखो होगा क्या यदि हमने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं की तो। ये डायग्राम वापस से नहीं बनाना है ना तुम्हें, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। हम करंट को फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम हियर टू हियर। करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था आउटर सर्किट में, और नेगेटिव चार्ज एज अ होल स्टार्टिंग में न्यूट्रल है, एज अ होल दिस इज आल्सो न्यूट्रल। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम फर्स्ट हाफ कैथोड हाफ टू एनोड हाफ, डेफिनेटली इस पे नेट चार्ज अब नेगेटिव आने लगेगा और इस पे नेट चार्ज पॉजिटिव। अब तुम कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन को फ्लो करोगे, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करवाना एंड पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव टर्मिनल से और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना? तो कुछ टाइम के बाद जब इसमें नेट नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में आ रहा है उसका अपोज होगा, और अपोज होगा तो उसके फ्लो मेंटेन नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट उतना नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज K प्लस को हम इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, नेगेटिव चार्ज नाइट्रेट को हम इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, ताकि इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंटेन रहे आउटर सर्किट में। फर्स्ट वन ऑफ द रीजन इज दैट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इसी में लिखा है टू अवॉइड जंक्शन पोटेंशियल। अब जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, मैं एक डायग्राम बनाता हूं जंक्शन पोटेंशियल एक्सप्लेन करने के लिए। एनसीईआरटी में जंक्शन पोटेंशियल का डायग्राम दे रखा है। ये इलेक्ट्रोड है, कोई भी एक हाफ सेल हमने लिया, लेट्स से ये एनोड हाफ है। अब एनोड हाफ है तो इस एनोड हाफ पर, या कैथोड हाफ है तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, क्लियर। अब यदि इस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया, लेट्स से इस पर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। जंक्शन जहां भी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन के जंक्शन पे वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। यदि इलेक्ट्रोड के जंक्शन पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया तो आयंस के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। यदि उसी केस में हम ये एज्यूम करें इसको हमने पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया नेगेटिव चार्ज से, जो पॉजिटिव नेट चार्ज पॉजिटिव आ गया था उसे यदि न्यूट्रलाइज करके नेगेटिव चार्ज टर्न करके न्यूट्रलाइज किया, तो ये जो जंक्शन पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जनरेट होगा और यहां से यहां या यहां से यहां केटायन एनायन का मूवमेंट प्रॉपर वे में होगा। तो जंक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड जहां पर लिक्विड में कांटेक्ट में उसे जंक्शन बोल दिया, उस जंक्शन पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होना चाहिए, so that the flow of charge, flow of ions will remain same throughout the change. Is that okay? ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आए नहीं आए, ये पॉइंट हमें जरूर ध्यान रखना है जो लिखा है। तो जो जेई एडवांस को क्वेश्चन आया था उसमें दो ऑप्शंस दे रखे थे, दो ऑप्शंस गलत थे, चार ऑप्शन में से दो करेक्ट थे, मल्टीपल करेक्ट। चले हम आगे। सर हाँ, वो जंक्शन पोटेंशियल का वापस बोलिए ना, क्या बोलिए? इलेक्ट्रोड, चलो लिखो जंक्शन पोटेंशियल लिख लो, एक काम करो, जंक्शन पोटेंशियल, it is a potential difference
It is a potential difference between two layers. It is a potential difference between two layers at the junction of electrode and aqueous solution. जंक्शन मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक ही बात है ना, जंक्शन या जहां पे सब पॉइंट्स जहां पे वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड विद द सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, हमने इलेक्ट्रोड को एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया है, जहां पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे दो लेयर बन रही है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज जंक्शन पोटेंशियल. इज दैट ओके नाउ? सर रिपीट कीजिए ना. It is a potential difference created at the junction of electrode and aqueous solution. Desired property of electrolyte present in the salt bridge. First one, cation anion both have similar or same mobility movement. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनायन का मूवमेंट ज्यादा केटायन का मूवमेंट कम, किसी भी एक का मूवमेंट कम या ज्यादा हो गया तो जो हमारा पर्पस है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो पूरा ही नहीं हो पाएगा. एनायन ज्यादा मूव कर गया, केटायन कम मूव किया. सेकंड, दिस शुड बी केमिकली इनर्ट इन बोथ द कंपार्टमेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सॉल्ट ब्रिज में आए, सॉल्ट लिया है वही जाके किसी से रिएक्ट कर जाए. हम रिएक्शन कुछ और चाह रहे हैं, पता चला वहां पे कुछ और रिएक्शन हो गया. जैसे एग्जांपल में लूं, हमने सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज किया AgAgCl वाला, तो पता चला हमने सॉल्ट ब्रिज में Cl माइनस लिया है, जो Ag प्लस आयन बने उसको साथ वो AgCl बन गया, प्रेसिपिटेट हो गया. ऐसा कोई भी हमें सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट नहीं लेना है जिसके आयंस एनोड या कैथोड से रिएक्ट कर सके. इज दैट ओके?